आज हम बात करेंगे एलएलबी में पढ़ाए जाने वाले पेपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। अब इसमें सबसे पहली बात ये है स्टैट्यूट क्या है। लॉ होता है, हम जानते हैं कि लॉ इज डिफाइंड एज इंक्लूड ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाईलॉज, रूल, रेगुलेशन, एक्ट एंड नोटिफिकेशन। ठीक, लेकिन स्टैट्यूट में सब कुछ शामिल नहीं होता। जनरली यूज़ तो लॉ की तरह होता है, लेकिन सब कुछ शामिल नहीं होता है। इसमें एक्ट शामिल होता है, यानी जो पार्लियामेंट बनाए या जो है विधानमंडल बनाए, यानी असेंबलीज बनाए, वो जो है इसमें शामिल होता है। जिसमें जो है जो संसद है, संसद बनाता है, तो संसद में दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, भारत में लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट शामिल होता है। और स्टेट में जो है दो सदन है, जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद, इसे विधानमंडल हम कहते हैं, और जो है गवर्नर। एक सदन है तो खाली विधानसभा, जैसे उत्तराखंड में एक सदन है तो विधानसभा प्लस गवर्नर, राज्यपाल। अब ये तो हो गई बात स्टैट्यूट की, कि इसे मोटे तौर पे एक्ट जो है स्टैट्यूट होता है। ठीक है, अब बात है इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं कि भाई इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब निकालना। इंटरप्रिटेशन मेनली होता है कि जो लॉ होता है या एक्ट होता है वो विधानमंडल ने बना दिया, अब उसका मतलब जो है निकालना, या उसमें कई सारी कमियां हो जाती हैं, उस कमियों को पूरा करना जो है वो कोर्ट का काम होता है। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत क्या है? नो इंटरप्रिटेशन इज नेसेसरी इन केस ऑफ कस्टमरी और केस लॉ। केस लॉ में जो है, जो कोर्ट कर रहा है, तो उसमें तो ज़रूरत नहीं है। बट द केस इज डिफरेंट विद द स्टैट्यूट लॉ। स्टैट्यूट लॉ में है, क्यों? बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग नेचर ऑफ स्टैट्यूट लॉ इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट द लेजिस्लेटिव इंटेंशन। अब लेजिस्लेटिव के क्या इंटेंशन है, क्या लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज में कुछ कमियां हैं वो देखना है। जैसे अब एक ही वर्ड के जो है कई सारे मतलब निकलते हैं, तो उसमें जिसकी ज़रूरत है, पहले बात ये है कि वर्ड्स यूज्ड इन ए स्टैट्यूट में कन्वे मोर देन वन मीनिंग, से एक से ज़्यादा मतलब निकलते हैं। दूसरा ये है कि ये देखने के लिए जो आल कंटिजेंसीज एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट, ये नहीं देखे जा सकते, फोर्स ही नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस होंगे। तो उसके जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के तौर पे उसको इंटरप्रिटेशन निकालना है, यानी उसका मतलब निकालना। थर्डली, इंटेंशन जो है उसको पता लगाना कि भाई लेजिस्लेटिव की इंटेंशन क्या है, और उस हिसाब से उसका मतलब निकालना। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन क्या है? ए कंस्ट्रक्शन विच वुड डिफीट और वाज लाइकली टू डिफीट द पर्पज ऑफ द एक्ट हैज़ टू इग्नोर्ड एंड नॉट एक्सेप्टेड। इसमें के मुथु के केस में कहा गया 1997 में कि कंस्ट्रक्शन जो है, जो मतलब निकाल रहे हैं, विच वुड डिफीट और वाज लाइकली टू डिफीट द पर्पज ऑफ है, अगर पर्पज, एक्ट का पर्पज उसका मतलब निकालना है, कंस्ट्रक्शन कर देता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, उसे इग्नोर किया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कंस्ट्रक्शन क्या है? ये दो चीज़ें हैं, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब जो ऑन इंटरप्रिटेशन मैंने बताया क्या है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडिकेट्स सीकिंग ऑफ कंक्लूजन, ऑब्जेक्ट और पर्पज ऑफ द स्टैट्यूट बाय गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स यूज्ड एंड समटाइम्स बाय फिलिंग अप गैप लेफ्ट बाय द ड्राफ्टमैन। यानी जो एक्ट को लिखने में जो कमियां रह गई हैं, उनको पूरा करना जो है वो जो है कंस्ट्रक्शन है। उसे मतलब नया बना रहे हैं, उसमें खाली मतलब नहीं निकाल रहे, उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो जो है उसमें उसे जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी उसका जो मतलब फिलिंग कर रहे हैं, गैप की जो रह गई है एक्ट लिखने में, उसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं मोटे तौर पे। और अगर इसका मतलब जो है दोनों में फ़र्क देखें, डिफरेंस देखें, तो प्रोफेसर कूले ने जो डिफरेंस बताया कि इन इंटरप्रिटेशन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट इज डिस्कवर्ड, whereas in construction conclusion is made relating to the subject by going beyond the expression of original text of the text.
एक्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट के बियॉन्ड जाके भी कंस्ट्रक्शन होगा। बाय मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अटेम्प्ट इज मेड टू रिमूव द एम्बिगिटी और डाउट, एम्बिगिटी और डाउट को रिमूव किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में द लाई इज डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एड बाय गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स यूज्ड इन एन एक्ट। बियॉन्ड द वर्ड भी जाया जा सकता है क्योंकि नए वर्ड बनाने हैं, उसका मतलब के हिसाब से फिल करना है। इन कंस्ट्रक्शन टू फाइंड आउट द कंक्लूजन or object or purpose of the statute, the gaps left or ill conceived by the draftsman are fulfilled provided the social and or public interest in the changing needs of the society. Whereas in literal, grammatical or strict type of interpretation this is not possible एंड टू फाइंड आउट द बेनिफिशियल हार्मोनियस, अगर ये जो है कंस्ट्रक्शन में नहीं हो सकता है। इंटरप्रिटेशन कन्फाइंस इट सेल्फ इन रिमूविंग एंड सरमाउंटिंग द जो है एब्जर्व प्रेजेंट इन द स्टेच्यूज। कंस्ट्रक्शन एम्पावर्स इट सेल्फ स्पिरिट ऑफ द स्टेच्यूज एंड सीक कंक्लूजन एवन बियॉन्ड द रिटन वर्ड्स ऑफ द स्टेच्यूज। कंस्ट्रक्शन इज मॉडर्न टाइम इज़ मोर रिलेटेड विद द जुडिशल एक्टिविज्म। जुडिशल एक्टिविज्म हो गया, उसने तो एक तरह से नया कानून बना दिया, जबकि जो है इंटरप्रिटेशन में जो उसकी इंटेंशन जो लेजिस्लेचर की है उसके हिसाब से उनका वर्ड का मतलब निकालना है, वर्ड की व्याख्या करनी है। कंस्ट्रक्शन द सेम वर्ड इज गिवन ए वाइडर मीनिंग स्कोप द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। एज फॉर एग्जाम्पल द word life used in article 21 has been given the meaning to contain the facility accommodation food education। इसमें 32 अधिकार इसमें शामिल कर दिए खाली कंस्ट्रक्शन से, जबकि उसका लाइफ का मतलब निकालना है। तो लाइफ का कहा गया भाई लाइफ में तो एजुकेशन भी शामिल है, लाइफ में तो जो है दवाएं भी शामिल हैं, लाइफ में तो गुड एनवायरनमेंट भी शामिल है, लाइफ में तो जो है फिजिकल बॉडी के साथ साथ जो है वो गरिमापूर्ण जीने का अधिकार भी शामिल है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल कर दी गई अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आर्टिकल 21 में। वो जो है कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब सवाल उठता है कि जो स्टैच्यूज़ हैं उनके काइंड्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह के स्टैच्यूज़ होते हैं। अब स्टैच्यूज़ के काइंड्स वेरियस काइंड अगर हम देखें कि कितने प्रकार के हैं, तो सबसे पहला जो है इसे अलग अलग तरीके से जो है क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे जो है ड्यूरेशन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मेथड के हिसाब से और एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से। अब ड्यूरेशन के हिसाब से करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। टेम्परेरी स्टैच्यू वो होते हैं जिसमें टाइम लिखा हुआ होता है, इस टाइम तक लागू होगा, इस डेट से इस डेट तक लागू होगा, या ये 2 साल तक लागू होगा, उसमें लिखा होता है। परमानेंट स्टैच्यूज ये होते हैं कि जो लागू नहीं, उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ होता, वो उसे रिपील किया जाएगा दूसरे एक्ट से जब तक लागू होगा। टेम्परेरी स्टैच्यूज अपने उससे पहले भी अगर रिपील कर दिए गए लागू, वो ख़त्म हो सकता है और उस डेट पे जाके ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको जो है क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या है, कोडिफाइंग स्टैच्यूज। कोडिफाइंग स्टैच्यूज वो होते हैं जहाँ पर पहले लॉ अनकोडिफाई है, अलग अलग बिखरा पड़ा है, जिसमें लिखा हुआ नहीं है, संहिताबद्ध नहीं है, जिसे कहते हैं लिखा हुआ नहीं है, तो उसे कोडिफाइड करने के लिए जो है जो स्टैच्यूज आते हैं। जैसे अब हिंदू मैरिज एक्ट आया, जो है हिंदू जो है उत्तराधिकार अधिनियम है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये सब जो है कोडिफाइंग एक्ट। एक होता है डेक्लेरेटरी स्टैच्यूज, अगला होता है जो जिसका जो पर्पस होता है वो जो लॉ है उसे उसमें से डाउट रिमूव करने के लिए होता है। डेक्लेरेटरी होता है कि सब इसमें से जो डाउट हैं उसे रिमूव करके क्लियर कर दिया गया, भाई इसका मतलब ये समझा जाए। उसमें जो है कोर्ट की पावर को जो इंटरप्रिटेशन वाली है वो ख़त्म कर दिया कि साहब हमारा मतलब ये है, सीधे सीधे जब मतलब ये समझा दिया तो दूसरा जो बीच वाला है वो मतलब नहीं समझा सकता, तो वो वाली बात ख़त्म हो गई। तीसरा है कंसोलिडेटिंग स्टैच्यूज। जो कंसोलिडेट्स जो है वो लॉ को कंसोलिडेट करता है। बहुत सारा लॉ है, क्रिमिनल लॉ बहुत सारा था, कंसोलिडेट करके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बना दिया, तो उसमें कंसोलिडेट कर दिया, उसे कंसोलिडेट करके। चौथा होता है इनेबलिंग स्टैच्यूज। अब इनेबलिंग
करने वाला जो है, जैसे कोई चीज़ जो है पहले प्रीवियसली अनलॉफुल थी, उसे लॉफुल बनाने के लिए इनेबल करने वाला जो स्टैचू है वो इनेबलिंग स्टैचू कहलाता है। रेमेडियल स्टैचू, ए स्टैचू विद कन्फर्स न्यू रेमेडी विच वाज नॉट अवेलेबल बिफोर, तो जो पहले नहीं थी उसके लिए रेमेडी देने के लिए, तो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 बनाया गया। एक होता है डिसेबलिंग स्टैचू, अगला छठा है डिसेबलिंग स्टैच्यूट। ये जो स्टैचू विच कर्टेल और डिस्ट्रॉय और प्रोहिबिटेड द प्रीवियस राइट, ये इनेबलिंग का उल्टा है, यानी ये जो है ये कर्टेल करता है, वो तो नया राइट दे रहा था, इनेबल बना रहा था, और ये डिसेबल कर दिया, डिसेबलिंग। एक पेनल स्टैच्यूज जिसमें सज़ा का प्रोविज़न होता है, जैसे इंडियन पेनल कोड आर्म्स एक्ट, ये सज़ा का प्रोविज़न वाले जो है पेनल स्टैच्यूज कहलाते हैं। टैक्सिंग स्टैच्यूज और फिजिकल स्टैच्यूज, तो ये वो स्टैच्यूज हैं जिसमें टैक्स कोई लगाया जाता है, उसका प्रोसीजर दिया जाता है, पेनल्टी दी जाती है, कलेक्शन और रिकवरी का प्रोसीजर दिया जाता है, जैसे आप जानते हैं GST एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, ये इस तरह के। एक्सप्लेनेटरी स्टैच्यूज, जो एक्सप्लेन करते हैं, ये स्टैच्यू विच एक्सप्लेन ए लॉ and is enacted with a view to supply an apparent omission or a clarify ambiguity clarify करने के लिए एक explanatory स्टैच्यूज भी बनाया जा सकता है। एक होता है अमेंडिंग स्टैच्यू, जो है स्टैच्यूज है उसे अमेंड करने के लिए, पुराने वाले कानून को अमेंड करने के लिए अमेंडेड एक्ट बहुत सारे आते हैं, आप देखते हैं कि जो स्टैच्यूज। इसके बाद रिपीलिंग स्टैच्यूज, रिपीलिंग स्टैच्यूज वो कहलाता है जो पुराने कानून को ख़त्म करता है। बस एक लाइन का स्टैच्यू हो सकता है कि साहब इस एक्ट को रिपील, इस डेट से रिपील किया जाता है। क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैच्यूज, ए क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैच्यूज इज वन विच इज पास टू क्योर डिफेक्ट इन प्रेयर लॉ और वैलिडेट लीगल प्रोसीडिंग, जो लीगल प्रोसीडिंग पहले की गई है उसको वैलिडेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट और एक्ट को, और जो है उसे क्योर करने के लिए जो डिफेक्ट रह गए, मतलब गलती रह गई, कई बार होता है कि एक्ट में गलती रह जाए, बाद में पता चला और उसे इधर आधर ना हो तो उसका मतलब ना निकाला जाए, तो उसे ऐसे कर दिया जाता है, उसके क्यूरिटी एंड वैलिडेटिंग एक एक्ट लाए और उसको सही कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट वाइज हुए। तीसरा क्लासिफिकेशन है रेफरेंस विद रेफरेंस टू मेथड। मेथड में दो तरह के स्टैच्यूज होते हैं, एक मैंडेटरी और एक डायरेक्टरी। मैंडेटरी वो है कि जो कंपेल करता है कि परफॉर्मेंस ऐसे सर्टेन थिंग्स को ऐसे किया जाएगा, कंपेलिंग। और डायरेक्टरी में वेयर द स्टैच्यू मेयरली डायरेक्ट्स और परमिट्स ए थिंग टू, उसे तो परमिट्स किया है, इसमें अब जो है मैंडेटरी कि इसे करना ही करना है, उसे डायरेक्ट किया कि हाँ भाई ऐसा कर लो, ठीक है, किया जा सकता है, ऐसा परमिट कर दिया उसको। अब डी जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन है। इसमें दो तरह के हैं, एक पब्लिक स्टैच्यूज और एक प्राइवेट स्टैच्यू। पब्लिक स्टैच्यू वो है कि जो मैटर पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है, और एक प्राइवेट स्टैच्यू वन डील्स विद विच मैटर विच आर नॉट पब्लिक कंसर्न, पब्लिक कंसर्न का जो मैटर नहीं है वो जो है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से स्टैच्यू कैसे कैसे हो सकते हैं। अब एक इसमें बहुत मेन वर्ड आता है इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, कि भाई लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या होती है, कैसे देखते हैं। द कोर्ट कैन नॉट इम्पोज इट्स ओपिनियन ऑन द मैटर्स ऑफ पॉलिसी, द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू गिव इफेक्ट टू द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर, कोर्ट हैव लेड डाउन सर्टेन रूल्स, जो ये हैं तो सर्टेन रूल्स उसने बना रखे हैं कि भाई हम कैसे बताएं, कैसे वो करें कि लेजिस्लेटर की इंटेंशन क्या है। भाई वो इंटेंशन हमें बताने तो आ नहीं रहा, हमें तो एक्ट से देखना है कि एक्ट से क्या है। डिस्कवरी ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंशन फ्रॉम द वर्ड यूज्ड इन द स्टैच्यूट, स्टैच्यूट में जो वर्ड हैं यूज, उससे हमने पता लगा लिया। दूसरा डिस्कवरी ऑफ इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बाय थॉरोली रीडिंग द स्टैच्यू, पूरे को थॉरोली पढ़ा, उससे पता चला लिया कि भाई इससे जो है इसका मतलब ये निकलता है, मतलब इससे इंटेंशन ये लगती है। रिमूवल ऑफ इनकंसिस्टेंसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब जो है
जो रिमूव इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी उसे कहते हैं कि जो असंगत है, मतलब एक से दूसरे की कड़ियाँ नहीं मिल रही, ये एक चीज़ इधर को भाग रही है, दूसरी चीज़ इधर को भाग रही है, तो उसे अनकंसिस्टेंट कहेंगे, इनकंसिस्टेंट है, ये मिल नहीं रहा। तो जो है वो पता लगा के उसे हटा दिया और हार्मोनस कंस्ट्रक्शन कर दिया उसका। और डी है डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। ऑब्जेक्ट दिए हुए होते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने पता लगा लिया कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट ये है तो इंटेंशन ये होनी चाहिए, उससे हम उल्टा नहीं जा सकते। डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंशन बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन से भी उसे पता लगाया जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर बाय द ऑब्जेक्ट एंड लेजिस्लेटिव हिस्ट्री से भी पता लगाया जा सकता है कि भाई ये इसकी इंटेंशन क्या है। अब बात करते हैं रूल्स की, कि जो इंटरप्रिटेशन के रूल हैं वो क्या हैं। तो 3 रूल हैं इसके, एक लिटरल, एक मिसचीफ और एक तीसरा गोल्डन। लिटरल रूल ये है कि उसके में जो मतलब है उसमें उसका मतलब लिटरेरी इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रिटेटेड इन इट्स ऑर्डिनरी सेंस। ऑर्डिनरी सेंस में उसका मतलब निकालना ये लिटरल इंटरप्रिटेशन का रूल है। एपी गैस पावर कॉरपोरेशन के केस में 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर किया। दूसरा है मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल जो है वो हाइडसन वाला रूल है। हाइडसन केस में, हैडन केस में 1584 में लॉर्ड उसमें प्रिवी काउंसिल ने किया था। इसमें क्या है कि फॉर द श्योर द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल स्टैट्यूट्स इन जनरल पैनल और बेनिफिशियल रेस्ट्रिक्टिव और जो है एनलार्जिंग द कॉमन लॉ 4 थिंग्स आर डिस्कवर्ड डिसर्न्ड एंड कंसीडर्ड। 4 चीज़ें इसे में देखी जाती हैं कि व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग द एक्ट। कॉमन लॉ क्या था, पहले से अंग्रेजी लॉ क्या था। व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। कि वो कॉमन लॉ में क्या कमी थी, जो क्या गड़बड़ थी। मिसचीफ से गड़बड़ से मतलब है। व्हाट रेमेडी द पार्लियामेंट हैड रिजॉल्व एंड अपॉइंटेड टू क्योर द डिसीज ऑफ द कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ जो है में उसमें क्या रेमेडी दी जा सकती है, दी गई है। द ट्रू रीजन ऑफ द रेमेडी एंड देन द ऑफिस ऑफ द ऑल जजेस इज ऑलवेज टू मेक सच कंस्ट्रक्शन एज शैल सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी एंड द सपोर्ट। इस रूल में जो है मिसचीफ रूल जो है उसमें बहुत सारी पावर जो है कोर्ट को दे दी जाती है। एक तरीके से कोर्ट जो है बहुत सारी पावर यूज़ करता है इसके में हेडन केस से, और उसका मतलब अपने हिसाब से निकाल देता है कि भाई ये मिसचीफ किया गया, इसे हम सही कर दे रहे हैं। इसके बाद एक होता है गोल्डन रूल। तीसरा रूल है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जो है वो लिटरल रूल का मॉडिफाइड रूल है। लिटरल रूल में तो खाली मतलब निकाला था, इसे में गोल्डन में और मिसचीफ में बहुत ज़्यादा चले गए थे हम। सारी चीज़ें सब गड़बड़ सही करने लगे थे। और जो है गोल्डन रूल में जो है वो इंटरप्रिटेशन इज डिफेक्टिव ऑन मैनी पॉइंट। इसमें क्या होता है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड एंड और टू द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन अनलेस देयर इज ए वेरिएंस विद द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द स्टैट्यूट इटसेल्फ और लीड्स टू एनी मैनिफेस्ट रिपग्नेंस इन विच द केस ऑफ लैंग्वेज में बी वेरिड और मॉडिफाइड। इसमें लैंग्वेज मॉडिफाइड भी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन लिटरल से ज़्यादा है और जो है गोल्डन से इसमें जो है वो कम रहता है। अब बात आती है कि लिटरल रूल और गोल्डन रूल में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। तो लिटरल रूल जो है सपोर्ट द नेचर एंड ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर मीनिंग, जबकि गोल्डन रूल जो है कन्वेंशन थ्रू इंटरप्रिटेशन विद कंसिक्वेंस, मतलब उसका बड़ा सा वे जो है गोल्डन रूल होता है। लिटरल रूल में प्लेन मीनिंग देखे जाते हैं, गोल्डन रूल में मीनिंग एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ विच लीड टू जनरल वेलफेयर। जनरल वेलफेयर के लिए क्या क्या उसके मतलब हो सकते हैं वो देखे जाते हैं। गोल्डन रूल इज़ डायनेमिक एंड इज़ यूज टू अवॉइड एब्जर्व्ड रिजल्ट
जबकि जो है लिटरल रूल में जो है वो ऑर्डिनरी देखे जाते हैं जो मतलब निकालना है। गोल्डन रूल परमिट्स क्रिएटिविटी ऑफ जजेस, गोल्डन रूल क्रिएटिविटी को देता है, लिबरल तो नहीं देता। लिबरल गोल्डन रूल में बी पुट इन लिबरल कैटेगरी एज इट ट्राइज टू अवॉइड फेल्योर एंड पर्पस ऑफ स्टेजेस, जो पर्पस है उसको देखने के लिए जो है वो गोल्डन रूल का यूज़ होता है कि पर्पस को वो ठीक कर सकता है। गोल्डन रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टेजेस टू गिव वर्ड्स purposeful meaning, while literal rule is usually compatible to statutes which requires strict interpretation. strict interpretation के लिए जो है वो liberal को हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट्स की, कि भाई स्टैट्यूट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिसे देखा जाता है इंटरप्रिटेशन में, ये पार्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला पार्ट होता है टाइटल, कि भाई टाइटल देखा जाता है कि भाई ये टाइटल जिसमें नाम लिखा होता है। दूसरा होता है प्रीमेबली, जो है एक प्रस्तावना होती है कि भाई इसमें जो मेन ऑब्जेक्ट उसमें लिखे जा सकते हैं। तीसरा होता है मार्जिनल नोट्स, अथॉरिटी व्यू, ये सच नोट्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ स्टेच्यू, ये कहा जाता है कि ये स्टेच्यू का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, हेडिंग्स, हेडिंग्स हर एक सेक्शन में जो लिखे होते हैं, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हेडिंग को भी मतलब निकालने में जो है इंटरप्रिटेशन में मीन जो है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लासेस, डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लासेस होती हैं जिसमें डेफिनेशन दी गई होती है, जैसे सेक्शन 2 वगैरह हम देखते हैं। प्रोविज़ो, प्रोविज़ो वो होता है कि कार्डिनल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि प्रोविज़ो टू ए पर्टिकुलर सेक्शन शुड एम्ब्रेस द फील्ड विच इज़ कवर्ड बाय द मेन प्रोविज़न टू विच इट बीन इनेक्टेड एज प्रोविज़ो एंड नो अदर। तो प्रोविज़ो जो है उसका एक समझिए अपवाद जैसा होता है कि भाई इसमें ये माना जाएगा, इस सेक्शन में ये माना जाएगा प्रोविज़ो, वो उस सेक्शन के लिए होता है। सातवां है इलस्ट्रेशंस। अब इलस्ट्रेशन कोई उदाहरण दिया हुआ है उसमें, जैसे आईपीसी में हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, तो वो इलस्ट्रेशन भी उसे एक्ट को समझने में बड़ी मेन जो है भूमिका निभाता है। इसमें आठवां है एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लास। इसमें क्या होता है कि एक्सेप्शन कहीं है लिमिट, जिसमें लिमिटेशन है ओनली upon the matter which precedes it, but if it is clear from the legislative intent that it is considered a general limitation on the entire act। जनरल लिमिटेशन है कि एक्सेप्शंस है, ये सेविंग है कि सर ये इन मामलों में ये लागू होगा और इन मामलों में लागू नहीं होगा। जैसे ज़्यादातर उस एक्ट में लिखा होता है कि जो है ये पुरानी जो किसी एक्ट को रिपील उसी से किया गया है, तो फिर पुराने एक्ट में जो कार्रवाई की गई होगी उसमें ऐसा माना जाएगा कि जैसे पुराने जैसे वो एक्ट लागू है। तो इस तरह से ये सेविंग एक्सेस होता है। एक्सेप्शन में ये होता है कि ये एक्ट इन मामलों में लागू नहीं होगा, तो वो एक्सेप्शन क्लास होती है। इसमें जो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के पेपर है LLB में, उसके लिए है, लेकिन ये सिर्फ साधारण जानकारी के लिए। उसकी जो डिटेल है आप नोट से, टेक्स्ट बुक से उसे ज़रूर पढ़ लें। ये एक आपको इस हमारी इस जो है वीडियो से एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में किस तरह पेपर में किस तरह के की जानकारी होनी चाहिए, और उसे डिटेल आप खुद कर लीजिए। मेनली ये सिलेबस को आपको बताने का एक प्रयास है। धन्यवाद।